आप इतना नाराज क्यों हैं जेएनयू से? एक तो मेरा पर्सनल कारण है। अच्छा। और मैं भी आज तक किसी से मिला नहीं हूं जो जेएनयू से पढ़ के आया हो, जो कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की बात करता हो। रुको जरा, सबर करो। व्हाट डू यू थिंक ऑफ निर्मला सीतारमन? जेएनयू से इतने इंटेलेक्चुअल्स, इतने अच्छे लोग वहां से निकले हैं जी, आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वाह क्या गांडू है। वाता माजी सटक ली। कोई ऑनेस्ट जर्नलिस्ट दिखते हैं आपको? कैन यू नेम फ्यू? मैं विश्वास करना चाहता हूं आप हैं। आई एम फ्रॉम जेएनयू। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, पर आपकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे बहुत देर से शक हो रहा था। अच्छा, हाँ, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कैसी होती है बॉडी लैंग्वेज जेएनयू वालों की? थोड़ी सी हर चीज को क्वेश्चन करने वाली, हर चीज को परखने पत्रकारिता वाली। का धर्म, निर्भीक हो, निष्पक्ष हो, संविधान की शपथ लो और सामने जो भी शक्ति का स्रोत बैठा हो उससे तथ्य सम्मत और पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ सवाल पूछो, बिना किसी हिडन एजेंडा के। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुन। नरेंद्र मोदी जी को आजकल इंटरव्यू कराया जा रहा है। कमरे में बैठाते हैं, 2-3 गोदी मीडिया वालों को साइड में बैठाते हैं, वहां टेलीप्रॉम्प्टर तो है नहीं। किसी ने मुझे एक इंटरव्यू भेजा, पत्रकार ने नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, अकड़ के बोलते हैं, क्या सबको एक जैसा बना देना चाहिए? कि ऊपर लोग अमीर हो रहे हैं और नीचे लोग गरीब हो रहे हैं। सबके सब गरीब होने चाहिए। एक तो एक उपाय ये है कि भाई कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, बिल्कुल सब तो माने भाई। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश में अमीर लोग 22-25 लोग अमीर रहे और गरीब लोग गरीब रहे। अब्दुल भाई, हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे नहीं भी होंगे, क्षमा प्रिटेंड तो करिए होंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं गोदी मीडिया की रोज वीडियो और हर वीडियो का दूंगा मैं अपना ओपिनियन कि मैं रिक्वेस्ट है चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ, चलिए देखते हैं। आपकी पार्टी ने मुझे बॉयकॉट किया हुआ है, आप मेरे साथ बैठे हुए हैं और डेमोक्रेसी का इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता। आई थिंक दिस डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज बिकॉज आपकी पार्टी शायद समझती है कि डेमोक्रेसी कुछ जर्नलिस्ट को बैन करके आगे बढ़ेगी। हैविंग सेड दैट, एक मिनट मैं इसका जवाब दे देता हूं। देखिए 2014 से पहले आप गोदी मीडिया की संज्ञा इस देश में क्यों नहीं सुनते थे, और 2014 के बाद गोदी मीडिया की संज्ञा आज हर व्यक्ति के जबान पे है। इट इज बिकम अ पार्ट ऑफ द पॉपुलर लेक्सिकॉन इन दिस कंट्री। मैं सूचना प्रसारण मंत्री रहा हूं इस देश का, और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस बात के ऊपर थोड़ा आत्मचिंतन करिए कि सवाल बाइकॉट और बैन का नहीं, जो गंभीर और बुनियादी सवाल ये है कि 2014 के बाद जो गोदी मीडिया की संज्ञा इतनी ज्यादा प्रचलित हो गई है कि कई जो एंकर्स हैं जब वो कवर करने जाते हैं पब्लिक इवेंट्स, तो आप देखते हैं कि लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनके माइक छीन लेते हैं, कहीं कहीं तो पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। मेरा भी यही कहना है कि समझो एक चीज को कि 2014 से पहले भी पत्रकारिता होती थी। उस समय भी सरकार के जो लोग होते थे उसका हाथ पत्रकारिता में होता था। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि पहले की पॉलिटिक्स जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें नहीं रहा होगा इन्वॉल्वमेंट, बिल्कुल रहा होगा, लेकिन पहले गोदी मीडिया नहीं, क्योंकि मीडिया जेन्युइनली सवाल करते थे। आपको बहुत सारे इंटरव्यूज, मनमोहन सिंह जैसे लोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और 10 तरीके के सवाल करते थे। पहले के नेताओं से कभी ये नहीं पूछा गया। आप पुराने के पुराने इंटरव्यू, वो एक फनी वाला इंटरव्यू एक अलग चीज़ है, वो मैं एक अलग चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन नेताओं से पहले कभी सवाल नहीं किया गया कि आप पर्स रखते हैं क्या, आम छील के खाते हैं क्या, ये क्या करते हैं, आप थकते क्यों नहीं, आप ऐसे क्यों हैं, आप वैसे क्यों हैं, ऐसे सवाल कभी नहीं किए गए। एकदम कड़ा खतरनाक। जर्नलिज्म का मतलब ही यही था कि सामने वाला नेता कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, थर-थर काँपता रहना चाहिए। तो भैया कब क्या कौन सवाल कर देगा कुछ नहीं पता। पहले का मीडिया कभी देश के अंदर कभी महिलाओं के साथ गलत हो तो एकदम जोरों-शोर से दिखाता था, एकदम मतलब सरकार गिरा दे, इतना पागल हो जाता था। लेकिन आज का मीडिया अगर गलत होता है तो उसमें एंगल ढूँढता है कि इसमें हिंदू का एंगल है कि मुसलमान का एंगल है। अगर मुसलमान का एंगल है तो बढ़ा-चढ़ा के दिखाओ, हिंदू का एंगल है खत्म करो इसको, मारो लात साले को। ठीक है? आज का मीडिया इसलिए इनको गोदी मीडिया बुलाया जाता है, क्योंकि अगर आज भी ये जेन्युइन सवाल करने लगे, आज भी प्रधानमंत्री जी को चैलेंज करने लगे, सवाल करना शुरू कर दें, देखो कैसे अपना इमेज बदल लेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। कि ये करने से इनको टीआरपी थोड़ी आ रही है, ये करने से इनको जो चीज़ें कहते हैं ना भौकाल, फैन बेस,
पैसा जो बीजेपी दे रही है, जो इतना जो ये सब हो रहा है, ये सब नहीं होगा ना। बाकी अब आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में बताइए। चलिए अगला देखिए। जो कहते हैं कि भारत की संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, मनमोहन सिंह जी ने कहा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप देखिए, वो कहते हैं हम इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि जो आपकी संपत्ति है उसको बांट देंगे। तो जब पहला हक संसाधनों पे मुसलमानों का है, इनकी सोच है, तो आपकी संपत्ति, आपका मंगलसूत्र लेके किसको देंगे? उन्हीं मुसलमानों को देंगे, चाहे वो घुसपैठिए रोहिंग्या क्यों ना हो। आरबीआई का ही डेटा बताता है कि सोने पे कितने लोगों ने कर्ज लिया है अपना सोना बैंक्स को देकर। सबसे अगर रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा होगा तो इन्हीं की सरकार ने तोड़ा होगा। आज महिलाओं को अपना मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ रहा है क्योंकि पढ़ाई हो बच्चों की या हेल्थ के इश्यूज हो, हर तरीके से जो महंगाई अपरंपार बढ़ी है। कहा था महंगाई खत्म करेंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो महंगाई अपरंपार। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर आई हूं। मीनाक्षी जी, अगर आपकी अनुमति हो, सोशल जस्टिस और इक्विटी के 2 पेजेस में आपको दे रही हूं जो कांग्रेस पार्टी के हैं। उसमें आप मुझे बताइए कहां माइनॉरिटी तुष्टीकरण हो रहा है। ये माइनॉरिटी तुष्टीकरण मोदी जी के दिमाग खुला मंच है आप दोनों के लिए, एक दूसरे का वार पलटवार के लिए। लेकिन ये पहले मैं इक्विटी और सोशल जस्टिस ये बात आगे बढ़ा नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने से ही तो दिक्कत है। आज हमारे बच्चों को पढ़ लिखा देंगे तो इनको दिक्कत हो जाती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ पाएंगे, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सही ज्ञान में अंतर नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको दिक्कत है। अब सोचो ना यार कि जो चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, जो चीज दिखाई नहीं हुआ, जो चीज कभी बोला ही नहीं गया, जो चीज कभी बताया ही नहीं गया है, बीजेपी उस चीज को लेके पूरे देश के अंदर हंगामा कर रही थी। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी, आप सोच के देखो ना यार, प्रधानमंत्री होके स्टेज पे से ये बोल रहे हैं कि अगर आप नहीं दोगे ना हमें वोट तो आपके साथ ये हो जाएगा, अगर आप दोगे ना मुसलमानों को दीजिए, अगर आप नहीं तो हो सकता राम मंदिर पे ताला लग जाए। प्रधानमंत्री ऐसी बातें कर रहा है, सोच रहे हो। और फिर वही प्रधानमंत्री आके बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, हम सबके साथ हैं, हम सब विचारधाराओं को बिलीव ना। क्या है यार, क्या है। फिर मैं बोलता हूँ कि जब वही हमारे प्रधानमंत्री इस तरह की बातें बोलते हैं तो फिर अगर गौरव भाटिया जैसे जो बीजेपी के जो नेता हैं, जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो तब तकलीफ नहीं होता है ना। वही कहानी याद आ जाती है कि एक बच्चा रोड पे खड़ा होकर मूत रहा था, आदमी आया, बच्चे को डांटा, बोला तमीज नहीं है, रोड पे खड़े होकर मूतते हो, हाँ तुम्हारे पास घर नहीं है, ये नहीं, चलो तुम्हारे बाप को शिकायत लगाते हैं। लेके गया बाप के पास, देखा छत पे, बोला घर कौन सा है, बोला वो घर है वहाँ। तो बोला छत पे कौन पेशाब मूत रहा है जी, बोला हम तुम्हारे पिताजी। आदमी समझ गया कि जिसका बाप छत पे से मूत रहा है, उसका बेटा रोड पे ही मूत रहा है, तो उसको क्या ही संस्कार मिले होंगे। वही हाल यहाँ पे है कि जिसके पिताजी ही पूरे देश में ये नफरत फैला रहे हैं, उसका बच्चा अगर नफरत फैला ही रहा है तो दिक्कत क्या है। चलो अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? टोपा होगा एकदम। मैं चुनाव की तैयारी करता ही नहीं हूँ, न मैं चुनाव के लिए सोचता हूँ, न मैं चुनाव का टाइम टेबल देख करके काम करता हूँ। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। आप मानोगे नहीं, मोदी जी आधी से ज्यादा जिंदगी जो अपना रैली में निकाल चुके हैं। अगर बीजेपी अगर मुखिया का इलेक्शन भी लड़ेगी तो हो सकता है मोदी जी को बुला लिया जाए वहां भी प्रचार करने के लिए। इतना ज्यादा प्रचार करते हैं क्योंकि मोदी जी ये सबसे कुछ ऐसा बयान देंगे जिससे कोई सर पैर नहीं होगा। फिर पूरा बीजेपी का जो एक लीडर है सब उसी बयान पे एकदम कायम, नहीं पापा ने बोला सही बोला, पापा ने बोला सही बोला, यही होगा। ठीक है, कितना ज्यादा भाई साहब, इनकी इतना ज्यादा रैली कोई नेता आज तक जिंदगी में नहीं किया जितना ये करते हैं। छोटी छोटी जगह पे पहुंच जाते हैं रैली करने के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको जो बयान देने वो बयान किसी और के बस की बात नहीं। पहले ये वो बयान दे देंगे और फिर इनका चुटिया नेता बयान देगा। वही जो जानते हो आप कैसे बयान देते हैं। चलो अगला देखते। तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी आई तो चुनाव ही नहीं हो पाएगा देश में, बीजेपी आई तो संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। पीएम कह रहे हैं कि संविधान जिंदाबाद था, है, रहेगा। आपको पता है अभी रशिया में चुनाव हुए थे, कुछ दिन पहले ही चुनाव हुए हैं और 75% वोट या आई थिंक 85% वोट से पुतिन जीते थे। आपको पता है वहां पे चुनाव में क्या होता है, जो विपक्षी दल के नेता होते हैं उनको सबको हिरासत में कर दिया जाता है या उनको ऐसी सजा सुनाई जाती है कि उनकी हिरासत में ही मौत हो जाती है। पर इलेक्शन होता है तो एक होता है प्रजातंत्र में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना, एक होता है पुतिन स्टाइल इलेक्शन होना। और पुतिन स्टाइल इलेक्शन करने की ओर जो बढ़ रही है इंडिया, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। बिल्कुल सही बात है, मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल। गुजरात के अंदर एग्जाम्पल ले लो, एक जगह पे ऐसा चुनाव हुआ जहाँ पे इलेक्शन ही नहीं हुआ,
एक आदमी वैसे ही जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि जो उसके विपक्ष में जो निर्दलीय कैंडिडेट खड़े हुए थे, उनको बैठाल दिया गया, धमकी-वमकी देके, मारने की इस तरह की धमकी देके बैठाल दिया गया और जो कांग्रेस के थे, उनका पर्चा स्थगित कर दिया गया। वो बंदा बिना एक मतलब चुनाव हुए वो जीत गया। एक सीट गुजरात से वैसे जीत गया। ऐसा कई जगह पे ऐसा हुआ है जहाँ बीजेपी चुनाव लड़े बिना ही जीत गई। रीज़न इस तरह की गेम खेल के। और ये लोग बोलते हैं कि संविधान के साथ बिल्कुल करते छेड़छाड़, बिल्कुल बदल देते संविधान को, लिख के ले लो। हमारे देश की जनता को सैल्यूट है, जिन्होंने संविधान बचा लिया। चलो अगला देखते हैं। दिखाना ज़रूरी था भाई साहब, बचाए हो तो दिखाना तो ज़रूरी है भाई। संविधान बचाया गया है इस बार। और अगर ये लोग आ जाते हैं संविधान बदल देते, ये तो बात तो मैं मानता ही हूँ। आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेके कमेंट में बताएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें।